बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम रेडियो एक्टिविटी का SLO 1871 डिस्कस करेंगे। इस SLO के अंदर हमें दो फेमस टाइप के रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं जो हमें एक्सप्लेन करने, लाइक फिजन रिएक्शन एंड फ्यूजन रिएक्शन। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। जैसा बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें दो एटम जो है वो केमिकली आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। सिमिलरली डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियर रिएक्शंस भी हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियस आपस में इंटरैक्ट कर रहे होते हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर भी जो है वो दो फेमस टाइप के रिएक्शंस हैं जिसमें हम सबसे पहले जो है वो फिशन रिएक्शन को स्टडी करते हैं। अगर हम इस वर्ड फिशन को देखें तो फिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। इस रिएक्शन के अंदर साइंटिस्ट ने कुछ इस तरह से किया कि हैवी न्यूक्लियस को कुछ पार्टिकल से बम्बार्ड करके उसको अनस्टेबल बनाया और अनस्टेबल बनाने के बाद वो जो एलिमेंट है हैवी न्यूक्लियस है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और ब्रेक डाउन होने के बाद जो है वो अपने अंदर से एनर्जी भी साथ साथ एमिट करता है। फिर उस एनर्जी को जो है वो हम डिफरेंट यूजफुल पर्पसेस और डिस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। साइंटिस्ट ने जो फिशन रिएक्शन किया था जो कि ज़्यादा फेमस यूरेनियम के साथ था, तो साइंटिस्ट ने ये किया कि यूरेनियम 92 एंड 235, जैसे कि हमें पता है कि तमाम एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो वो नेचुरली अनस्टेबल होते हैं और अपने अंदर से रेडिएशंस एमिट करते हैं। तो ये जो हमारे पास यूरेनियम है, यूरेनियम 235, उसका भी एटॉमिक नंबर 92 से ज़्यादा है और वो अपने अंदर से रेडियो एक्टिव रेडिएशंस एमिट कर रहा है। साइंटिस्ट ने ये किया कि इस यूरेनियम के ऊपर एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया। न्यूट्रॉन बम्बार्ड करने से क्या हुआ कि ये जो न्यूट्रॉन था वो जाके स्ट्राइक करता है यूरेनियम के न्यूक्लियस के ऊपर और वो ऐड हो जाता है उसके न्यूक्लियस के अंदर। तो ये 92 एंड 236, ये जो 235 यूरेनियम था वो खुद भी अनस्टेबल है, रेडिएशंस एमिट करता है। सिमिलरली 92 236 वाला यूरेनियम ये भी अनस्टेबल है और अपने लास्ट प्रीवियस वाले यूरेनियम से इतना ज़्यादा अनस्टेबल है कि अब ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रेडिएशंस एमिट करने के बजाय खुद कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है और ब्रेक डाउन होने के बाद जो है वो दो मीडियम साइज़ के न्यूक्लियसेस के अंदर ब्रेक हो जाता है, जिसमें एक न्यूक्लियस फॉर्म होता है बेरियम का और दूसरा जो न्यूक्लियस है वो फॉर्म होता है क्रिप्टन का। अगर हम इनके बेरियम के एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर को देखें तो बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 एंड एटॉमिक मास इज़ 141। इसी तरह से जो दूसरा एलिमेंट क्रिप्टन फॉर्म हुआ है इसका जो एटॉमिक नंबर 36 एंड एटॉमिक मास 92, 36 92। तो ये वो फेमस रिएक्शन है जिसको हम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहते हैं। यूरेनियम का फिशन रिएक्शन है जिसमें एक अनस्टेबल रेडियो एक्टिव यूरेनियम के ऊपर हमने न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया जिससे वो कन्वर्ट हो गया यूरेनियम 236 में। यूरेनियम 236 भी अनस्टेबल है और वो इतना ज़्यादा अनस्टेबल है कि अब वो स्टेबिलिटी गेन नहीं कर सकता बाय रेडिएटिंग अल्फ़ा बीटा और गामा रे। तो वो दो पार्ट्स या दो स्मॉल साइज न्यूक्लियस के अंदर ब्रेक हो जाता है जिसमें एक क्रिप्टन और एक बेरियम है। अगर हम देखें तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 92 था, ये नेचुरली रेडियो एक्टिव है। यहाँ हमें एक फ़ायदा ये हुआ कि जो दोनों एलिमेंट्स दोनों न्यूक्लियस फॉर्म हुए हैं उन दोनों का एटॉमिक नंबर 82 से बिलो है। इट्स मीन ये दोनों जो न्यूक्लियस हैं वो नेचुरली स्टेबल हैं और रेडिएशंस एमिट नहीं करेंगे। ये जो यूरेनियम था इसका और कोई यूज़ नहीं था, ये हमेशा जो है वो अपने अंदर से रेडिएशंस एमिट करता और वो रेडिएशन जो है वो हार्मफुल होती हैं। तो एक फ़ायदा तो हमें यहाँ से ये हुआ कि
अनस्टेबल न्यूक्लियस जो कि रेडिएशंस एमिट कर रहा था वो कन्वर्ट हो गया, ब्रेक हो गया या स्प्लिट हो गया दो मीडियम साइज के न्यूक्लियाई के अंदर। साथ साथ यहाँ पर 3 ऑन एवरेज 3 न्यूट्रॉन्स भी फॉर्म होते हैं और एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इस पूरे रिएक्शन को न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम कहते हैं। इस पूरे रिएक्शन के अंदर हमें दो एडवांटेजेस, दो फ़ायदे हुए। पहला क्या कि एक अनस्टेबल यूरेनियम जो है वो कन्वर्ट हो गया दो मीडियम साइज़ के स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर, प्लस एक और हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इस रिएक्शन से मिलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और उस हीट एनर्जी को जो है वो हम अपने यूजफुल पर्पस लाइक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसमें से निकलने वाली एनर्जी को कंपेयर करें, लाइक हम एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करते हैं बाय बर्निंग ऑफ कोल, तो उसका जो रेशियो है वो कुछ इस तरह से है कि अगर हम 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम का फिशन रिएक्शन करें तो वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उससे वो ऑलमोस्ट इक्वल होगी 400 बिलियंस किलोग्राम बर्निंग ऑफ कोल। तो इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इस रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होती है। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि ये जो 3 न्यूट्रॉन सेम रिएक्शन के अंदर 3 न्यूट्रॉन्स भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस 3 प्रोड्यूस होने वाले न्यूट्रॉन्स का क्या काम है। यहाँ जो एक न्यूट्रॉन था ये एक तरह से इग्निशन प्रोसेस को इग्नाइट करता है कि यूरेनियम को जो है वो फिशन रिएक्शन करवाता है। एक रिएक्शन के अंदर ये ऑन एवरेज 3 न्यूट्रॉन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। अब इन 3 न्यूट्रॉन्स का क्या काम है। फॉर एग्जाम्पल एक ये न्यूट्रॉन था, एक सैंपल के ऊपर हमने स्ट्राइक किया, उस सैंपल के अंदर यूरेनियम मौजूद था, तो उस न्यूट्रॉन ने यूरेनियम के ऊपर स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करने के बाद जो है वो क्रिप्टन, बेरियम और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्लस 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस किए। अब ये जो 3 प्रोड्यूस होने वाले न्यूट्रॉन्स हैं इनका काम ये है कि उसी सैंपल के अंदर मौजूद जो दूसरे यूरेनियम के एटम है उस पे जाके स्ट्राइक करेंगे। तो ये न्यूट्रॉन भी सेम प्रोसेस करेगा, सेम काम करेगा जो इस न्यूट्रॉन ने किया था। तो ये न्यूट्रॉन भी दूसरे यूरेनियम को स्ट्राइक करेगा, उसकी वजह से क्रिप्टन, बेरियम एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उससे 3 न्यूट्रॉन्स और प्रोड्यूस हो जाएंगे। सिमिलरली ये न्यूट्रॉन भी यूरेनियम को स्ट्राइक करेगा जिससे क्रिप्टन, बेरियम और एनर्जी प्रोड्यूस होगी और साथ साथ 3 न्यूट्रॉन्स भी प्रोड्यूस होंगे। सिमिलरली इस न्यूट्रॉन के साथ भी यही होगा। फर्दर हमारे पास यहाँ से भी 3 न्यूट्रॉन्स आ गए। तो इस तरह के रिएक्शन जिसके अंदर हमने सिर्फ एक बार स्टार्ट कर दिया रिएक्शन को बाय बम्बार्डिंग अ न्यूट्रॉन, बाकी जो फर्दर सेकेंडरी रिएक्शन है वो इन 3 प्रोड्यूस होने वाले न्यूट्रॉन्स ने किया था। इस न्यूट्रॉन से भी जो है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हुई विद एमिशन ऑफ 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स। तो जो यहाँ एक 1 पार्ट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी जो कि खुद एक इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो सेकेंडरी स्टेप के अंदर वही एनर्जी जो है वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो गई। सिमिलरली यहाँ पर जो 9 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं, ये 3 न्यूट्रॉन्स, ये 3 न्यूट्रॉन्स और ये 3 न्यूट्रॉन्स, ये टोटल 9 न्यूट्रॉन्स फर्दर 9 यूरेनियम के फिशन के अंदर पार्ट लेंगे और इस तरह से ये एनर्जी जो पहले 1 यूनिट थी देन 3 यूनिट्स हो गई, देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 9 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। सिमिलरली वहाँ से अगेन 3 न्यूट्रॉन्स पर फिशन रिएक्शन प्रोड्यूस होंगे जिससे जो है वो एनर्जी 27 टाइम्स जो है वो बढ़ जाएगी। इस तरह के रिएक्शन को हम एक टर्म यूज़ करते हैं चेन रिएक्शन।
चेन रिएक्शन क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज यहाँ हमने सिर्फ स्टार्ट करने के लिए एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया था, जिसकी वजह से वो जो फर्दर रिएक्शन है वो खुद ब खुद हो रहा है, एक स्टेप से सेकेंड स्टेप, सेकेंड से फिर थर्ड स्टेप, और इस हर स्टेप के दौरान जो है वो एनर्जी मल्टीप्लाई होती जाती है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाती है। अब अगर हम चेन रिएक्शन को देखें तो चेन रिएक्शन भी हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं। एक कहलाएगा कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और एक रिएक्शन कहलाता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ये दो तरह के रिएक्शन हो सकते हैं यूरेनियम फिशन के, वन इज कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन एंड अदर इज अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अब जो हमने यहाँ एग्जांपल ली, उस एग्जांपल में हमने देखा कि एनर्जी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती जा रही है। इस रिएक्शन से जो हमें एनर्जी गेन हो रही है, उस एनर्जी को हम इस रेट से प्रोड्यूस करें कि साथ साथ उस प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी को हम साथ में किसी और पर्पस में यूज़ भी कर सकें। बट यहाँ जो अनकंट्रोल्ड वे में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो फिर जो है वो जिसको हम पर्पसली यूज़ नहीं कर पाएंगे किसी जगह, तो फिर वो डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगी, बिकॉज एक स्टेप के अंदर ही जो इस एनर्जी का मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हम इन प्रोड्यूस होने वाले न्यूट्रॉन्स को या क्रिएट होने वाली एनर्जी को कंट्रोल ना कर रहे हो, एक्सपोनेंशियली जो है वो एनर्जी इंक्रीज होती जा रही हो, इस तरह के रिएक्शन को अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहते हैं। और मोस्टली ये जो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स या एटॉमिक बॉम्ब्स के अंदर हो रहा होता है, बिकॉज न्यूक्लियर बॉम्ब या एटॉमिक बॉम्ब के अंदर हमारा पर्पस डिस्ट्रक्शन होता है। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी जितने कम टाइम में एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, तो उससे डिस्ट्रक्शन वाला जो मोटिव है वो अचीव हो जाएगा। तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हमने देखा कि इसकी जो एप्लीकेशन है या जो यूज़ है वो कहाँ है, एक एटॉमिक बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर। अब आ जाते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के ऊपर। इसी एनर्जी को, न्यूक्लियर एनर्जी को, जिसका ऑलमोस्ट ये इक्विवेलेंट बनता है अगर हम कार्बन को या कोल को बर्न करके एनर्जी यूज़ कर रहे हो, इसी एनर्जी को हम अपने बेनिफिशियल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट का काम क्या है, वहाँ न्यूक्लियर एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो पावर प्लांट के अंदर हम क्या करते हैं कि हम इसी एनर्जी को, सेम रिएक्शन सेम प्रोसेस होता है बट इन अ कंट्रोल्ड वे। अब कंट्रोल कैसे करें कि हम इस रिएक्शन को अनकंट्रोल्ड वे में होने से रोक दें। अब अनकंट्रोल्ड वे में एनर्जी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हर स्टेप के अंदर ये तीन न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमने इन तीन न्यूट्रॉन्स को फर्दर फिशन रिएक्शन नहीं करने देना। हम क्या करते हैं कि हम इन तीन में से इन दो न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एब्जॉर्ब करवा देते हैं। सिर्फ एक न्यूट्रॉन होता है जो कि फर्दर फिशन रिएक्शन कर सकता है। तो उसका मतलब जितनी एनर्जी पहले प्रोड्यूस हुई थी, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी सेकेंड स्टेप में भी प्रोड्यूस होगी। देन अगेन ये जो दो न्यूट्रॉन्स हैं, इन दो न्यूट्रॉन्स को भी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एब्जॉर्ब करवा देंगे, तो अगेन सिर्फ एक ये न्यूट्रॉन होगा जो कि फर्दर फिशन कर सकता है। तो इस तरह से जो है वो ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी वो एक लीनियरली रेट के साथ प्रोड्यूस होगी, जिसको हम पर्पसली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो रिएक्शन प्रोसेस था जिसको हम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। अभी हमने देखा कि फिशन रिएक्शन क्या होता है, किस तरह उसकी इक्वेशन होती है। एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो दो लाइट न्यूक्लियस के अंदर ब्रेक होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो उसमें से रिलीज़ होती है। दो टाइप के हमने जो है वो फिशन रिएक्शन देखे, जिसमें से एक कंट्रोल्ड वे में प्रोसीड करते हैं, एक अनकंट्रोल्ड वे में हो रहा होता है। कंट्रोल्ड वे में अगर किया जाए तो उसकी एनर्जी को हम यूज़फुल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट। और अगर उसको अनकंट्रोल्ड वे में किया जाए, लाइक जिस तरह एटॉमिक बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब में होता है, जिसमें एनर्जी को जो है वो हम अनकंट्रोल्ड वे में प्रोड्यूस होने देते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो फ्यूजन रिएक्शन है। जिस तरह फिशन का मतलब हमने देखा कि फिशन का मतलब होता है ब्रेक करना या स्प्लिट करना, इसी तरह फ्यूज का मतलब होता है ज्वाइन करना या कंबाइन करना। बिल्कुल वाइस वर्सा, जैसे हम हैवी न्यूक्लियस को स्प्लिट करते हैं दो मीडियम साइज न्यूक्लियस के अंदर और एनर्जी जो है वो
गेन करते हैं। सिमिलरली फ्यूजन रिएक्शन के अंदर इसका बिल्कुल वाइस वर्सा, हम दो लाइट न्यूक्लियाई को आपस में एक दूसरे के करीब लाते हैं और इनको एक दूसरे के अंदर फ्यूज़ करवाते हैं, और फ्यूज़ करने से जो है वो एक हैवी न्यूक्लियस फॉर्म होता है और साथ साथ इसके अंदर भी एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। जैसे हमने फिशन रिएक्शन में भी देखा, जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो एक न्यूक्लियर एनर्जी है जो कि रिलीज़ होती है। उसका एनर्जी के निकलने का रीज़न ये है कि बिकॉज अगर हम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के प्रोटॉन्स नंबर और उसको मास नंबर को टोटल करें और m डॉट सी स्क्वायर से कैलकुलेट करें तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वेयर सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट और m टोटल मास है। अगर हम रिएक्टेंट साइड का मास लें और प्रोडक्ट साइड का मास लें तो रिएक्टेंट साइड का जो मास है वो स्लाइटली ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट साइड का। तो वो जो अमाउंट ऑफ मास है जो कि प्रोडक्ट साइड पे कम आता है वो असल में जो है वो अकॉर्डिंग टू दिस आइंस्टाइन इक्वेशन वो कन्वर्ट हो गया होता है एनर्जी के अंदर, जिसको हम अपने यूजफुल पर्पस में यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम फिशन रिएक्शन की बात करें, जैसे हमने फिशन रिएक्शन में देखा कि वो डिस्ट्रक्शन के लिए भी और न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर भी जो है वो यूज़ हो रहा होता है, इसी तरह से फ्यूजन रिएक्शन की जो एनर्जी है वो इतनी आसानी से जो है वो हम गेन नहीं कर सकते। रीज़न बिहाइंड के दो न्यूक्लियस, हमें पता है कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। जब दो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस को हम करीब लाते हैं तो उनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन है जिसकी वजह से उनको फ्यूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हमें अगर दो न्यूक्लियाई को फ्यूज़ करना है एक दूसरे के अंदर एक दूसरे के साथ, तो हमें उनको जो है वो पहले एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, जिसके बाद जो है वो दो न्यूक्लियस फ्यूज़ करेंगे और अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन को ओवरकम करेंगे। ये करने के लिए जो है हम उनको हीट प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई करते हैं फ्यूजन करवाने के लिए, और टेम्परेचर जो मिनिमम रिक्वायर्ड होता है वो मिलियंस ऑफ डिग्री में टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा अगर हमें इन लाइट न्यूक्लियाई को फ्यूज़ करके फ्यूजन रिएक्शन करना है। तो इन शॉर्ट ये जो रिएक्शन है वो अर्थ पर पॉसिबल नहीं हो सकता, बिकॉज दो लाइट न्यूक्लियाई को फ्यूज़ करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर गेन करना होगा। अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो सन जो हमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से जो एनर्जी प्रोवाइड करता जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइट और इन द फॉर्म ऑफ हीट, इसी तरह जो स्टार्स हैं उनके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है उसमें से जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, वहाँ स्टार जो सन इन सब के अंदर जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है। बिकॉज सन के और स्टार के जो कोर है उनका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पर दो हाइड्रोजन जो है वो फ्यूज़ होके एक हीलियम फॉर्म कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का SLO, जिसमें हमने न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को डिस्क्राइब किया। थैंक यू।